हेलो। हाँ बच्चों, तो चलिए आज अपन आगे करते हैं टॉपिक कंटिन्यू। तो हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, केमिकल बॉन्ड को कैसे क्लासिफाई करना है ना बेटा। 11th की आज छुट्टी थी, 11th की कल से 17 तक छुट्टी बोली थी ना। 11th की क्लास कल से है। चलो बच्चों देखो सुनो, तो केमिकल बॉन्ड की अगर अपन बात करें, इसको अपन कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों, केमिकल बॉन्ड को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। देखो सुनो, दो पार्ट में कैसे। देखिए बच्चों, एक तो ऐसे केमिकल बॉन्ड जो वीक हो, वीक केमिकल बॉन्ड, और एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, वीक और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखा है हमने, ठीक है ना। वीक और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखे। अब देखो बच्चों सुनो, वीक केमिकल बॉन्ड एग्जैक्टली है क्या। देखो बच्चों, वीक केमिकल बॉन्ड अपन उनको बोलते हैं जो क्या है, जो एक तरह से देखो बच्चों क्या है, बिटवीन, या बिटवीन के बजाय इसको ऐसे लिखो, है ना। ये जो वो इंटरमोलिकुलर टाइप है ना। ये कौन से हैं, इंटरमोलिकुलर टाइप। अरे बेटा आज टारगेट की क्लास है, अभी सुनते हैं नहीं पहले तो। 11th की छुट्टी थी ना, 17 तक मैंने बोला था ना, 17 तक छुट्टी है, 18 से क्लास लगेगी। हाँ भैया देखो, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर और दूसरा क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों इंटर एटॉमिक। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है ना, वो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, बनेगा बच्चों। इंटर एटॉमिक का मतलब एटम्स के बीच में बनेगा, बनेगा। ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं इंटरमोलिकुलर की बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, तो देखो बेटा, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आती है वो आती है 2 to 40 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो आती है वो आती है 200 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, ये इनकी बॉन्ड एनर्जी आती है। तो वीक और केमिकल, वीक और स्ट्रॉन्ग समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं आगे इसमें, देखिए इसमें मेनली आपके ये दो बॉन्ड काम के हैं। कौन कौन से, देखो बच्चों, एक तो है वांडरवॉल, वांडरवॉल्स बॉन्ड, एक है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर देखिए इसमें कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, देखिए इसमें एक है मेटेलिक बॉन्ड, फिर देखो बच्चों एक है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कोवलेंट का एक और टाइप होता है जिसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक आपका होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो वांडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। अब देखो बेटा, ये दोनों बॉन्ड है ना, ये तो एक ही जैसे हैं, कोवलेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही जैसे बॉन्ड होते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक, अगर मैं बात करूं जनरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, जनरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो देखिए जनरल ऑर्डर की बात करें तो देखो बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना,
मैं जनरल बात कर रहा हूं। अब कई बच्चे क्या बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर डायमंड में है ना, कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो सब सिस्टम होना चाहिए। अपन एक जनरल बात कर रहे हैं बच्चों, एक पर्टिकुलर किसी कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को लेके नहीं कर रहे कंसीडर, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पे क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जनरलाइज बात बताओ, बताओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम चले तो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चले तो इंक्रीज होता है ना। अब ये बात अलग है कि हो सकता है कहीं पर डिक्रीज भी हो जाए, लेकिन एक जनरल बात बोल रहे हैं अपन, समझ में आ रही है ना बात। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बाद है बच्चों देखो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बाद है आपका मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड के बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद है आपका वान डेर वाल्स बॉन्ड के बच्चों, ये है। तो ये एक जनरल ऑर्डर है आपका, ठीक है बच्चों, ये बॉन्ड का एक जनरल ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं बात करता हूं आगे, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको अपन ढंग से समझते हैं बच्चों कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो इसको सुनो, ये क्या होता है बच्चों, देखो ये है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, किससे, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मेटल पे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नॉन मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। समझ आ गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, ये गेन करने के बाद या लूज करने के बाद जो चार्ज आया उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखो बच्चों क्या है पहला पॉइंट, it is formed between metal and non-metal by complete transfer of electrons, है ना। अब देखिए बच्चों, after complete transfer of electrons, the charge which is produced on both atom is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बेटा ये जो मेटल है ना, ये मेटल कौन से ग्रुप के हो सकते हैं, देखो बच्चों, ये जो मेटल है ना, ये आपके हो सकते हैं, देखो फर्स्ट ए का, सेकंड ए का, और थर्ड ए का हो सकता है बच्चों। और जो नॉन मेटल वो कौन से ग्रुप का हो सकता है, वो हो सकता है आपका कौन कौन से ग्रुप का, देखो बच्चों, फिफ्थ ए, सिक्स ए, और सेवंथ ए, ठीक है ना। मेटल किसका हो सकता है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, है ना। नॉन मेटल किस किसका हो सकता है, नॉन मेटल किस किसका, फिफ्थ ए, सिक्स ए, और सेवंथ ए का। अब देखो बेटा एक बात सुनो, ये हमने बात की। अब देखिए जैसे सपोज मेरे पास बच्चों ये देखो, ये Na 281
1 और ये Cl है 287 है बच्चों। अब बताओ क्या होगा, एक बात बताओ बच्चों, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि नहीं देगा? देगा बच्चों, देगा ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देखो बच्चों सोडियम पे चार्ज आया +1 ये हो गया, और क्लोरीन पे चार्ज आया -1 आया। एक बात बताओ बच्चों, सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलो। अब बोलो बच्चों क्या क्या आई इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी? चार्ज दोनों पे 1-1 डेवलप हुआ, तो अपन कह सकते हैं बोलो बच्चों कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन ये क्या है? 1-1 है बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता बच्चों, और ऑक्सीजन का ही होता है बच्चों। अब बताओ मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देते ही मैग्नीशियम पे तो हो गया 28 है ना, ऑक्सीजन पे आ गया -2 28। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों की 2-2 आ गई बच्चों, आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब देखो बच्चों सुनो, एक आप ये भी कह सकते हो, देखिए अगर मुझे आयनिक कैरेक्टर की बात करनी हो, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। ठीक बात है बच्चों, हमने जो ये ग्रुप लिखे हैं फर्स्ट ए सेकंड ए है ना, फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ ए, तो बताओ इनमें से किन ग्रुप के बीच आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी? बताओ बच्चों किस ग्रुप के बीच होगी? किस ग्रुप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी? सिंपल सी बात है ना बच्चों, फर्स्ट और सेवंथ के बीच में होगी ना। बोलो बच्चों फर्स्ट और सेवंथ के बीच में होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए बच्चों क्या कि फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए ग्रुप elements form maximum ionic compound। बोलो बच्चों ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों आ गई? अब मुझे बात बताओ बच्चों, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या देंगे जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? तो बच्चों बताओ अब इनके पास ये जो प्लस और माइनस चार्ज है, ये प्लस और माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा ना। प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा बच्चों, और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन को अपन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं क्या? बोलो बच्चों अरे समझ में आया? तो देखिए अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is present between cation and anion is known as ionic oblique इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा ये तो हमने एक आयनिक की एक सिंपल सी बातें लिखी कि किसके बीच में बन सकता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। मेटल कौन सा हो सकता है? फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए का। नॉन मेटल किस का हो सकता है? फिफ्थ ए सिक्स्थ ए और सेवंथ ए का। ठीक है, लूज करने के बाद और गेन करने के बाद जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसी को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों?
आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैन बी explained by Born-Haber cycle. Formation of ionic bond can be explained by Born-Haber cycle. ये Born-Haber cycle क्या है ये समझना बच्चों, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा आपके वापस। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, ये क्या है, ये क्या टर्म आ गया, इसको समझाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं आप, जो चीजें हमने मान रखी है, स्टैंडर्ड का मतलब तो मानना हुआ है ना, हमने मान रखा है। तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों, देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन अपन क्या लेते हैं, देखिए आप टेम्परेचर ले रहे हो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर ले रहे हो 1 atm, ठीक है, ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग formation of 1 mole of compound by using constituent element in their stable form. Enthalpy change during formation of 1 mole of compound by using constituent element in their stable form. ठीक है, अब बेटा ये लैंग्वेज मैंने लिख तो दी, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात हो बच्चों, जैसे मुझे KCl बनाना है, ठीक है, KCl कैसा कंपाउंड है बच्चों, बताओ KCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक या आयनिक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड हमेशा, आयनिक कंपाउंड हमेशा और हमेशा स्टेट मिलेगा रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। कौन से टेम्परेचर में मिलेगा, सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर दुनिया का हर एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में मिलता है बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लो। तो हमें इसको सॉलिड फेज में बनाना है, ठीक है बच्चों, आगे बात सुन। अब मुझे बताओ बच्चों, KCl के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट है, के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट है, बोलो बच्चों, दो है ना, पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, एक तो लो पोटेशियम, ठीक है, और एक लो क्लोरीन। अब मुझे बताओ पोटेशियम की नेचर में कौन सी फिजिकल स्टेट आपको मिलती है, पोटेशियम नेचर में कौन सी फिजिकल स्टेट मिलता है बच्चों, सॉलिड, तो इसके आगे लगाओ सॉलिड, ठीक है। क्लोरीन कौन सी स्टेट में मिलता है, गैसियस फेज, ओके बच्चों। अच्छा, KCl में कितना क्लोरीन चाहिए, KCl में एक क्लोरीन एटम चाहिए और Cl2 में दो है, दिख रहे हैं क्या आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 1/2 करना पड़ेगा क्या, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, बोलो बच्चों। अब आपने जब ये KCl का एक मोल बनाया, इस एक मोल के फॉर्मेशन में आपकी जितनी एंथैल्पी का चेंज आया है ना, जितनी एंथैल्पी का चेंज आया, समझ आ गई बात ही, ठीक है ना, उसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जैसे आपको क्या करना है, KBr बनाना है, अगेन KBr आयनिक कंपाउंड है,
सॉलिड है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये के लिया मैंने, ये सॉलिड। अब बताओ बच्चों, ब्रोमीन की कौन सी स्टेट होती है? बोलो बच्चों, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में मिलता है, याद है क्या? लिक्विड स्टेट में मिलता है, याद करो, बताया था बच्चों। देखिए बच्चों, बोलो, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? समझ में आई बात बच्चों? चलो बच्चों, मुझे आप एक काम करो, मुझे इसका लिख के, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताओ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिख के बताओ। तो मैग्नीशियम है बच्चों, देखो ये रहा मैग्नीशियम, सॉलिड है। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म क्या होती है? O है, O2 है, या O3 है? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म O2 होती है, तो O2 लिखेंगे बच्चों। और आपको हाफ O2 चाहिएगी ना, हाफ O2 चाहिएगी बच्चों, हाफ ही चाहिएगी ना? ठीक है बच्चों, ठीक है, गैसेस फेज आ गया, हो गया बच्चों। इस तरह से देखो बच्चों, सपोज मुझे क्या करना है बच्चों, CaCl2 बनाना है, ठीक है। तो CaCl2 में देखो, ये कैल्शियम है बच्चों, सॉलिड, और ये क्लोरीन है बच्चों। हो गया भैया, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? तो समझ में आया आपको? इसमें क्या ध्यान रखना है? देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी थी कि रूम टेम्परेचर पर दुनिया का हर एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बन रहा है। उसका कितना मोल बनाना है बच्चों? कितना मोल बनाना है? 1 मोल बनाना है, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। और वो बनाना किससे है? वो बनाएंगे किससे? वो बना किससे रहे हो आप? बाय यूजिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्लियर है क्या बात बच्चों? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब देखो बेटा, सुनो, आगे बात करते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया बच्चों, NaCl लिया सपोज, है ना। NaCl सॉलिड फेज में मिलता है, NaCl मिलता है सॉलिड फेज में। तो NaCl में कौन कौन से एलिमेंट है, बताओ बच्चों? NaCl में कौन कौन से हैं? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम नेचर में सॉलिड फेज में मिलता है, क्लोरीन आपको पता ही है, ये इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये लिखना है बच्चों, है ना। तो टोटल आपको अब जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है ना, मैं इसको बाहर लिख देता हूं। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कैसा आएगा, वो हमें सीखना है बच्चों, ठीक है ना। ये हमें सीखना है, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, टोटल तो वैसे ही हो ही जाएगा, आप इसको ऐसे, क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मोलर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या बच्चों, ये हमें एक्सप्लेन करनी, तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सोडियम को पकड़ते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले बताओ, नेचर में सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है बच्चों, मिलता है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, इस सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस फेज में लाएंगे, लाएंगे बच्चों। तो मुझे बताओ, सॉलिड से गैसियस फेज में अगर आप ला रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बोलो बच्चों, देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी आप दे रहे हो उसको क्या बोलते हो बच्चों, बताओ? तो बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये देखो, तो बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, है ना बच्चों। तो डेल्टा H सब्लिमेशन बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट, ये जो सोडियम गैसियस फेज में बन गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकालेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये भी मैंने आपको सिखाया था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, है ना। इसको बोलेंगे बच्चों, देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी,
इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा एच आयोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो Na+ तो बन गया। अब आइए बच्चों, ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये दोनों क्लोरीन के एटम अलग अलग करने हैं बच्चों। ठीक है, तो जब मैं क्लोरीन के एटम को अलग अलग करूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बच्चों, देनी पड़ेगी ना। आप बताओ इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इस एनर्जी को नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ भी बोल दो आप, है ना। इसको बोलेंगे बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये लिखा मैंने। अब देखो बेटा सुनो, बॉन्ड एंथैल्पी लिखी मैंने बीई। अब एक बात ध्यान से सुनो, मुझे बताओ NaCl के फॉर्मेशन में आपको कितने क्लोरीन चाहिए? NaCl के फॉर्मेशन में एक चाहिए, है ना। और अभी क्लोरीन कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो 2 क्लोरीन के लिए अगर आपके पास एनर्जी लग रही है डेल्टा एच बी, तो एक की कितनी लगेगी? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना। बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो देखो बेटा सुनो, मैंने यहां इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बेटा ऐसा कर देता हूं, देखो सुनो, क्या डिवाइडेड बाय 2 करते ही क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो ये मिली थी हमें 2Cl, है ना, तो ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cl मिल गया बच्चों। अब इस Cl के साथ हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जोड़ेंगे बच्चों। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना बच्चों, तो अब एनर्जी क्या होगी? अब एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। अब हमें बेनिफिट मिलने वाला होगा, अब हमारे फायदे का सौदा होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास Na भी बन गया, है ना, और हमारे पास Cl भी बन गया। ये दोनों जो आयन बने, इन दोनों आयन्स के बीच में अट्रैक्शन लगेगा बच्चों। बोलो, इन दोनों आयन्स के बीच में अट्रैक्शन लगेगा? लगेगा। तो देखो बच्चों, अब जब इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे सपोज देखो बच्चों, ये Na+ है, ये Cl- है, ये Na+ है, ये Cl- है, फिर देखिए Cl-, Na+, Cl-, Na+, इस तरह से देखो बच्चों। अब अगर आप ध्यान दो ना, तो ये एक तरह से कैसी स्ट्रक्चर बन गई देखो बच्चों, ये एक आपकी है ना लेटिस लाइक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। लेटिस समझते हैं बच्चों? इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, है ना बेटा। आप इसे सोचो, देखो जैसे ये एक डॉट इस तरह से मान लीजिए, ऐसे इन एटम्स को मैंने इस तरह से दिखाया, ठीक है, और इनको मैंने इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दिया। कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बना बच्चों? ये एक लेटिस बना, एक जाल बना है कि नहीं बना? बोलो बच्चों। अरे आइनो का एक लेटिस बन गया ना, एक एक क्लम्प बन गया, एक एग्रीगेट बन गया। तो अब बेटा, अब मुझे बताओ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना। अरे एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इस एनर्जी को बोलते हैं लेटिस एनर्जी। इसको बोलेंगे अपन डेल्टा एच एल ई, बोल सकते हैं बच्चों डेल्टा एच एल ई। आ गया बच्चों? बोलो, ये सुनो आया? अब देखो बेटा सुनो, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन सारी इक्वेशंस को आप जोड़ दो।
अगर आप है ना, अच्छा ये सारी की सारी ध्यान रखना स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों, सपोज मैंने इनको ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बोलो, कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आएगा, ठीक है, इन सारी को जोड़ने पर आएगा ना, बोलो बच्चों, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 है ना, 4 एंड 5, तो अपन क्या लिखेंगे, बाई एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सबको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तो देखो बच्चों क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है बच्चों, डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा ये लिया और डेल्टा H लेटिस एनर्जी, क्या इतना समझ में आया? पीयूष चौधरी, क्या तेरे को समझ में आया है भाई? हाँ पीयूष चौधरी, सुन रहा है क्या? हाँ भैया, देखिए सुनिए, अगर आप ध्यान दो तो ये जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, ठीक है, ये तो देखो बेटा क्या है, ये तो है गिवन हीट और ये है बच्चों रिलीज हीट, या आप ये कह सकते हो ये बच्चों हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब एक बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप क्या चाहोगे, इनपुट ज्यादा हो या आउटपुट ज्यादा हो? बताओ बच्चों, ये चाहोगे ना? बोलो बच्चों आउटपुट ज्यादा होना चाहिए ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि देखिए फॉर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ionic compound, released heat should be more than given heat, ठीक है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सी बात बोली है मैंने, है ना बेटा? अब एक बात बताओ बच्चों, सपोज अगर मुझे ये NaCl बनाना है, ठीक है, मैं कहता कि मुझे ये बनाना होता बच्चों Na2O, है ना बच्चों? ठीक है, तो Na2O के आप है ना स्टेप्स लिखिए बच्चों, है ना, स्टेप्स फॉर Na2O, बताओ बच्चों, सोडियम ऑक्साइड का आपको बनाना है तो इसके अलग अलग स्टेप लिखिए बच्चों, और बताइए कि कौन कौन सा स्टेप इसमें एक्सोथर्मिक होंगे? बताओ बच्चों, जल्दी करो। हाँ जी, वेरी गुड, ओनली लेटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी, वेरी गुड। देखो बच्चों, इसमें एक चीज समझना आप, है ना, देखो बेटा, जैसे सबसे पहले
मैं क्या बोलूंगा, देखो ये सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम गैसेस फेज में आ गया, एनर्जी देनी पड़ी, लेटिस एनर्जी। फिर देखिए, सॉरी लेटिस क्या, सब्लिमेशन। फिर देखो यहां से आप इसको इस पेज में लाओगे, है ना, यहाँ भी आपको एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको हाफ लेना पड़ेगा, आप लिखोगे ऑक्सीजन एटम आ गया, ठीक है, यहाँ भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो बेटा क्या हो गया, ध्यान दीजिए, देखो या तो आया सबसे पहले डेल्टा एच सब्लिमेशन, फिर डेल्टा एच आयोनाइजेशन, फिर डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें ऑक्साइड आयन बनाना है बच्चों, बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, O-2, है ना। अब देखो बेटा इसको मैं वैसे पूरा एक एक करके बनाता हूं, चलो देखिए, अगर मैं पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये मिला मुझे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, ये होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, ठीक है, इसमें तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब आप इसमें आगे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे, है ना बच्चों, तो इस कंडीशन में बताओ बच्चों, इसको क्या बोलोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हुई ना, हुई कि नहीं हुई, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, याद है क्या। पॉली नेगेटिव एनाइन का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा एंडोथर्मिक होता है, बोलो बच्चों, अरे बोलो। अब देखो, अगर आप देखो बच्चों, मैं अगर ये बोलूं कि ओवरऑल, है ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये क्या आएगी बच्चों, ये पॉजिटिव आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, अगला क्या होगा, अब मुझे बताओ बच्चों, आपको कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, सोडियम कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, 2 लेने पड़ेंगे, चेक करो। तो देखो बेटा, आपको यहाँ 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास ये आगे 2 सोडियम, ठीक है, O-2, और हमें क्या मिल गया, Na2O, और ये मिल गया सॉलिड फेज में, और ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई लेटिस एनर्जी, हुई कि नहीं हुई बच्चों, आगे बात सुने, ठीक है ना। इस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, लेटिस एनर्जी। तो अब देखो बेटा, इसका आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे Na2O। अब ध्यान देना क्या लिख रहे हैं अपन, ये कौन है भाई, अरे सुब्रत यार, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एनर्जी रिलीज ही होती है ना, पहले में तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज ही होगी ना, अभी पढ़ाया था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में बेटा। हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ठीक है, ये लिखेंगे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और फिर लिख सकते हैं डेल्टा Eg ओवरऑल लिख देता हूं मैं, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूं डेल्टा H लेटिस एनर्जी। ये ओवरऑल किस किस का सम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट
और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मान लो आपके पास बच्चों देखो सुनो Na2O है, MgO है, MgS है, ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा बच्चों, इनमें ध्यान दो, देखो बेटा O-2 O-2 S-2 है ना। तो अब देखिए बेटा अपन ऐसा बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड in which polynegative anions are present, then energy is released only in lattice energy state। समझ में आ गई बात? Ionic compounds in which polynegative anions are present, then energy is released only in lattice energy state, and remaining all steps are एंडोथर्मिक, है ना। बाकी सारे के सारे स्टेप क्या होंगे बच्चों, एंडोथर्मिक होंगे ना। ये बात आपको समझ में आई? बोलो। ये मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा चुका हूं बच्चों, आपको याद है क्या? अरे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जब आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। याद करो, हाइड्रोजन का जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है 141, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो 744 एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो निकली 141 और देनी पड़ेगी 744, तो ओवरऑल देनी पड़ी ना, निकली कम और देनी ज्यादा पड़ी, है ना बच्चों। अब चलो आप मुझे ये बताओ बच्चों, ये बताओ इसका लिख के बताओ फटाफट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बताओ बच्चों, ये बताओ बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgBr2, इसका बना के बताइए फटाफट कीजिए बच्चों इसको। देखो बच्चों सुनो, MgBr2 को एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले ये मैग्नीशियम सॉलिड है बच्चों, मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैसेस फेज में आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा H सब्लिमेशन होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैग्नीशियम से आपको मैग्नीशियम +2 बनाना बच्चों, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 निकाले ना। तो ध्यान दीजिए आप कि इसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी बच्चों। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये मैंने पढ़ाया आपको, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ये बात पता है ना? ठीक है, अब देखिए बच्चों सुनिए, अब हमारे पास ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन कौन सी स्टेट में मिलता है बच्चों नेचर में? ब्रोमीन नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड में मिलता है। तो पहले लिक्विड से हमें इसको किस फेज में लाना है? फेज में लाना है। तो लिक्विड से गैसेस फेज में लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।
इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लिक्विड को वेपर फेज या गैसियस फेज में लाना है तो वेपोराइजेशन बोलेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, इसको बोलेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब देखिए, ये ब्रोमीन बन गया गैसियस फेज में। इस ब्रोमीन को हम तोड़ेंगे, हमें 2 ब्रोमीन चाहिए, तो 2 ब्रोमीन चाहिए ना बच्चों। तो देखो क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। ब्रोमीन 2 ही चाहिए बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 मत कर देना कोई, है ना, कोई डिवाइडेड बाई 2 मत कर देना, ध्यान रख लेना। अब देखो, अब दोनों ब्रोमीन में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ, एक ब्रोमीन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी डबल एनर्जी रिलीज होगी ना 2 में। तो मैंने इंटू 2 क्यों किया, समझ में आ गया क्या? देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। आप सोचो कि 1 किलो चीनी लेकर आए, मान लीजिए 40 रुपए लगे, तो 2 किलो चीनी लेकर आए, तो आपकी चीनी शुगर डबल हुई, तो उसके जो पैसे लग रहे हैं वो भी तो डबल हुए होंगे ना। अरे पैसे भी तो डबल हुए होंगे ना, बोलो बच्चों, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, सुनो, Mg+2, ठीक है, और 2Br माइनस है बच्चों। अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या निकल जाएगी बच्चों? लेटिस एनर्जी। हो गई बच्चों, आ गया। तो ओवरऑल देखो बेटा, क्या लिखोगे अब आप इसका? MgBr2 का हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनटू 2, एंड लास्ट में डेल्टा एच लेटिस एनर्जी। आगे समझ, बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? अरे ये स्टेप कैसे लिख रहे हैं, समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, आपको क्या है, आपके जो नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं, नोट्स में ना इन डाटाबेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो ये डाटा की वैल्यू रख के आप सोल्व कर सकते हो। बोलो बच्चों, सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू दे दे, आयोनेशन एनर्जी दे दे, वेपोराइजेशन एनर्जी दे दे, तो कर सकते हो। सबको क्लियर है? चलो, अब बच्चों, अब बात करते हैं अपन लेटिस एनर्जी की, ठीक है ना। अब जो हमें टॉपिक समझना है वो बहुत ही काम का है। ये लेटिस एनर्जी भैया आपका आगे तक बहुत साथ देगी ये, ठीक है ना। लेटिस एनर्जी, इसको समझते हैं बच्चों। देखो, लेटिस एनर्जी समझो आप, पहले सुनो, देखो बेटा, मेरे पास ये Na+ और ये Cl- है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये मिल गया मुझे, ठीक है। आप ये बताओ बच्चों, Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी? बोलो बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी? रिलीज होगी ना, होगी बच्चों। तो देखो बेटा, यहां से देखो, ये एनर्जी इतनी रिलीज हुई, होगी बच्चों। अब देखिए बेटा, सुनिए, तो हम क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। देखिए कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड, है ना, बाय
using constituents gaseous ions, the released energy is known as लेटिस एनर्जी। समझ आ गया? बोलो बोलो बच्चों। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन लेटिस एनर्जी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं क्या? इसको समझना, ये भी आपके काम आएगी। देखो बेटा, अगर मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सॉलिड को वापस इतनी एनर्जी दे दूं तो बच्चों वापस क्या होगा? बताओ, वापस क्या हो सकता है? बोलो बच्चों, वापस क्या हो सकता है? अरे उल्टी हो जाएगी ना रिएक्शन। देखो, अपोजिट हो गई बच्चों। तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी which is required for the conversion of 1 mole ionic compound into constituent gaseous ions। बोलो बच्चों, दोनों डेफिनेशन एक ही है ना बच्चों? बोलो, है ना? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। हमने वापस दोनों आयंस को अलग अलग कर दिया। क्या ये मामला समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, डेफिनेशन एक ही है, क्योंकि अपन एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, एक बात आप ये बताओ, आपकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ, आप ये बताओ। सिंपल सी बात है ना। एक तो आपको मान लीजिए सीमेंट में एक दीवार बनाई हुई है और एक मिट्टी में बनाई हुई है ना? कौन सी दीवार मुश्किल से टूटेगी, सीमेंट वाली या मिट्टी वाली? सीमेंट वाली टूटेगी ना मुश्किल से। एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, ज्यादा है ना बच्चों? अब ये बात हो, जब सीमेंट से आपने दीवार बनाई थी तो आपका खर्चा भी थोड़ा ज्यादा लगा होगा ना? खर्चा ज्यादा लगा होगा ना बच्चों? लगा होगा ना, पैसे ज्यादा लगे होंगे। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप कोई ब्रांडेड चीज लाते हो, कोई भी ब्रांडेड चीज लाते हो तो एक बार पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है ना? बोलो बच्चों, होती है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये जो लेटिस एनर्जी है वो किस किस पर डिपेंड करती है? ध्यान दीजिए, लेटिस एनर्जी आपके केटाइन के चार्ज, है ना, और एनाइन के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन पर, Q प्लस इंटू Q माइनस, और केटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस इनके, है ना, इस तरह से डिपेंड कर रही है। आपकी समझ में आ रही है बात? ही लेटिस एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है? देखो क्या है बच्चों, सुनो, हमारे पास Q प्लस, है ना, ये क्या है? चार्ज ऑफ केटाइन है बच्चों। Q माइनस क्या हो जाएगा? बताओ, चार्ज ऑफ एनाइन, ठीक है। R प्लस रेडियस ऑफ केटाइन, और R माइनस रेडियस ऑफ
Ni। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको कुछ लेटिस एनर्जी के ऑर्डर अपन करते हैं, है ना। अपन बात करते हैं बच्चों, फाइंड आउट लेटिस एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, तो देखो बच्चों सुनो, मैंने लिया LIF, LICL, LIBR, LII। अब बेटा इसमें ध्यान से सुनिए, इन सब के अंदर मेटल तो सिमिलर है ना, लिथियम लिथियम लिथियम, ध्यान दीजिए, है ना। इनमें मेटल तो सब में सिमिलर है ना, लेकिन देखो क्या दिख रहा है बच्चों, आपका जो एनाइन है वो F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है बच्चों। आप मुझे बताओ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, साइज सबसे बड़ा किसका होगा, बोलो बच्चों, साइज I माइनस का होगा। अब देखो साइज जितना बड़ा होगा, साइज एनाइन का जितना बड़ा होगा, डिवाइड ज्यादा से करोगे, डिवाइड ज्यादा से करोगे तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ R नेगेटिव का ऑर्डर ही आएगा क्या, I माइनस, Pr माइनस, बोलो बच्चों ये आएगा। तो बताओ क्या लेटिस एनर्जी का ये ऑर्डर सही है, क्या लेटिस एनर्जी का ये ऑर्डर सही है बच्चों। अब देखिए बेटा सुनिए, सपोज जैसे मेरे पास ये है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। अब देखो बेटा इस बार वेरिएबल कौन है, इस बार वेरिएबल कौन है, कैटाइन है ना। तो देखो Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2 है बच्चों। अब मुझे बताओ इसमें आपको पता होगा ये, अब देखो कैटाइन का साइज बड़ा तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बोलो बच्चों ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बेटा, आएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या, ठीक है चलिए अब बताओ, जैसे अगर मैं ये कहता LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। अब बताओ बच्चों, देखो अगेन अगर आप ध्यान दो तो सब में OH माइनस साइन तो कांस्टेंट है, OH माइनस साइन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं है। जो चीज वेरिएबल है ना उसको देखो, तो वेरिएबल मेटल कैटाइन है। तो आप बताओ बच्चों R+ ये आएगा क्या, Li+, Na+, Ka+, Rb+ एंड Cs+। बोलो बच्चों क्या आएगा साइज का ऑर्डर, क्या आएगा। तो लेटिस एनर्जी इस तरह से आ जाएगी क्या बच्चों, आ जाएगी। चलिए अब बताओ बच्चों, ये बताओ CaCl2, CaO है ना, इन दोनों में किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कौन बताएगा भाई, किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। देखो बच्चों ध्यान दो, दोनों में कैल्शियम तो कॉमन है, इसको तो सोचने का कोई मतलब नहीं है। देखो एक क्लोराइड आइन है और एक ऑक्साइड आइन है बच्चों, ध्यान दीजिए, है ना। तो आप ध्यान दो बच्चों कि लेटिस एनर्जी जो है वो एनाइन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब किस पे चार्ज ज्यादा है, क्लोराइड पे चार्ज ज्यादा है या ऑक्साइड पे चार्ज ज्यादा है बच्चों, बताओ। ऑक्साइड पे ना, तो ऑक्साइड वाला ज्यादा आ गया बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास है MgO और NaF, अब बताओ बच्चों MgO और NaF। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड नित्या शुक्ला भव्या, देखो यहाँ Mg+2 O-2 और Na+ और F-, ध्यान दीजिए 2-2-1-1 है बच्चों। यहाँ देखो यहाँ चार्ज 2-2 है, यहाँ चार्ज 1-1 है, तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा ना, आएगा बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा आएगा। अच्छा अब बताओ NaCl, MgCl2 और AlCl3,
अब बताओ बच्चों, NaCl MgCl2 AlCl3, बताइए बच्चों। अच्छे से दिख रहा है, देखो बेटा, Cl तो सब में कॉमन है ना, क्लोराइड आयन तो सब में कॉमन है, देखो Na प्लस Mg+2 और Al+3, बोलो बच्चों यही होगा ना, ये बात सबको समझ में आई है ना। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि LiCl NaCl KCl RbCl CHCl, बताओ किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी? LiCl की होगी बच्चों, ठीक है। चलिए ये बताओ बच्चों, Na2SO4 MgSO4 और Al2SO4 की होल थ्राइस। अब बताओ बच्चों, देखो सल्फेट तो सब में कॉमन है, सल्फेट तो सब में कॉमन है। देखो बेटा सुनो, क्या है, Na प्लस Mg+2 और Al+3 है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, किस कैटाइन पे चार्ज सबसे ज्यादा है? बोलो बच्चों, Al+3 पे ना। हो गया बच्चों, आगे बात समझ में, बोलो। अब बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, देखो ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ये NaCl है, ठीक है, इसकी लेटिस एनर्जी है U, तो कैल्शियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी क्या होगी इफ radius of Na plus and radius of Ca+2 and radius of Cl minus and radius of O-2, ये कह रहा है बच्चों, बताओ, बोलो बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना, 4U हो जाएगी क्या? देखो कैसे बच्चों, सुनो, देखिए NaCl में आपके ये आयंस है Na प्लस और Cl माइनस है बच्चों, है, और कैल्शियम ऑक्साइड में ये आयन है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ Q प्लस इंटू Q माइनस, Q प्लस इंटू Q माइनस, तो 1 इंटू 1, और यहाँ क्या है 2 इंटू 2, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ अगर U आएगा तो यहाँ क्या आएगा 4U आएगा। सुब्रत समझ में आया तेरे को? सुब्रत रॉय हर्ष समझ में आया क्या? हो गया भाई, चलो ठीक है। तो लेटिस एनर्जी समझ में आ गई बच्चों, बोलो लेटिस एनर्जी समझ में आ गई, आ गई क्या? अच्छा एक बात ये भी समझ में आ गया क्या कि जब भी पॉली नेगेटिव एनाइन होगा, जब भी पॉली नेगेटिव एनाइन होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक स्टेप कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक स्टेप कौन सा होगा? लेटिस एनर्जी वाला। ये क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो वीके जायसवाल, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपन आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए सुनिए, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए नंबर 1, देखिए अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों क्या है, ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। अब ये नॉन डायरेक्शनल कैसे, इसको समझ लीजिए आप, देखो बेटा सुनो, कैसे, सपोज देखो बेटा, आप इसको ऐसे बनाओ, ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से अपन चलते जा रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने एक लेयर बनाई है ना, बोलो बच्चों, ये एक लेयर बनाई है, लेयर के ऊपर भी एक लेयर बनेगी,
और लेयर के नीचे भी एक लेयर बनेगी। अरे समझ रहे हो, आप सोचो एक रोटी रखी हुई है, उस रोटी के ऊपर भी एक रोटी रखते हो, रोटी के नीचे भी एक रोटी होती है। अरे घर में जो खाने का जो जिसमें आप रखते हो कंटेनर, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें फुलके रखे जाते हैं घर पे, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बताओ। घर में जिसमें फुलके रखते हैं, हाँ वेरी गुड, केसरोल। हाँ केसरोल देखा है कभी? केसरोल में क्या करते हैं बच्चों, ऐसे रोटी के ऊपर रोटी रखी होती है, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, ऐसे। अब मुझे बताओ बच्चों, एक Na कितने Cl से अपनी लेयर में सराउंडेड है बच्चों, बताओ बताओ। 1 2 3 और 4। 4 तो दिख ही रहा है, 4 तो दिख रहा है बच्चों, एक Na प्लस 4 से, है ना। अब बोलो बच्चों, जो इसके ठीक ऊपर वाली लेयर होगी, होगी बच्चों, तो Na प्लस के ठीक ऊपर कौन आएगा? Na प्लस के ठीक ऊपर Na प्लस आएगा या Cl माइनस आएगा? बताओ बच्चों, Cl आएगा ना, अपोजिट चार्ज आएगा ना। तो आप इसको ऐसे सोचिए, देखो बेटा ये कुछ इस तरह की पिक्चर है, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, जैसे ये Na प्लस है, ठीक है, ये एक Cl, एक Cl, ये Cl, ये Cl, एक Cl माइनस ऊपर है बच्चों, और एक Cl माइनस नीचे। तो मुझे बताओ, एक Na प्लस कितने Cl माइनस से सराउंडेड है? बताओ बच्चों, 6 से सराउंडेड है। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? एक पर्टिकुलर आयन जितने अपोजिट चार्ज आयन से सराउंडेड होता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे बताओ, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी वजह से देखो बच्चों, अब आप Cl माइनस को भी कर सकते हो। अब Cl माइनस में भी तो ऐसा ही होगा ना। इस Cl माइनस को देखो, ये 4 सोडियम से सराउंडेड है बच्चों, है है बच्चों, 4 सोडियम से सराउंडेड। बोलो, अब एक सोडियम ऊपर होगा और एक सोडियम नीचे होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, तो बोलो, आपका Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो Cl माइनस का भी क्या होगा? 6 ही हो गया ना। अरे 6 हो गया बच्चों। तो देखो, क्यों बोल रहे हैं कि ये नॉन डायरेक्शन बॉन्ड है? इट इज ए नॉन डायरेक्शन बॉन्ड बिकॉज a ion particular ion is completely surrounded by opposite charged ion। ठीक है, अब देखो बच्चों, number of ions which will surround a an opposite charged ion is known as coordination number। ठीक है, अब देखो बच्चों, in NaCl coordination number of Na plus and Cl minus वो क्या है? 6। आगे बच्चों समझ में बात, ठीक है ना? बोलो, अब देखिए बच्चों, एक बात बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया? NaCl की स्ट्रक्चर में 6। बोलो, अरे 6 सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है भैया। अब देखिए बच्चों, क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताओ बच्चों, अपोजिट चार्ज आयन है ना, Na प्लस और Cl माइनस, अपोजिट चार्ज आयन के बीच में क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस कारण देखो बच्चों, रूम टेम्परेचर पर कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको लिक्विड या गैसियस फेज में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, बताओ क्यों नहीं मिलता लिक्विड या गैसियस फेज में? कि आयंस के बीच में क्या लगता है? आयंस के बीच में क्या लगता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। समझ आ गया बच्चों? तो क्या बोलेंगे कि among
opposite charged ions, there is strong electrostatic attraction force, and that's why at room temperature all ionic compounds are found in solid phase. क्या बच्चों, आर फाउंड इन सॉलिड फेज, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे बच्चों, बताओ, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे ना। तो देखो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, क्यों, अगेन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। अब देखो बेटा अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बात बताओ, क्या सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे क्या, बोलो बच्चों, क्या सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, नहीं करेंगे बच्चों। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस एक दूसरे से स्ट्रांगली होल्ड किए हुए, फ्री नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने उनको मोल्टन स्टेट में ले लिया या एक्वा सॉल्यूशन में ले लिया, तब करेंगे क्या बच्चों, मोल्टन स्टेट का मतलब अब से दूर दूर हो गए, मूव कर सकते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन में भी आयन के बीच में वाटर घुस चुका है, तो आयन एक दूसरे से दूर हो गए ना बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आ गया। तो देखिए, देखो अगर मैं बोलूं कि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू absence of free ions, है ना, but in molten state or in aqueous solution, है ना, there is flow of electricity due to free ions। ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, आयनिक जो कंपाउंड होता है वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं, इसको कैसे समझेंगे, देखो बेटा सुनो, सपोज जैसे मेरे पास देखो बेटा, ये इस तरह से एक आयनिक लेटिस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली लेयर पे एक प्रेशर एक्सर्ट किया, है ना, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया एफ, जैसे ही मैंने ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाते ही बोलो बच्चों क्या हुआ, देखो ये जो आयंस हैं ये आगे शिफ्ट हुए, बोलो बच्चों, ऊपर वाली लेयर आगे शिफ्ट हुई, और जैसे ये लेयर आगे शिफ्ट हुई, अब देखो बच्चों सिमिलर चार्ज एक दूसरे के ऊपर आ गए, और जैसे सिमिलर चार्ज एक दूसरे के ऊपर आए, इनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हुआ, और जैसे इनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हुआ, ये आयन बोलो बच्चों अलग अलग हो जाएंगे ना, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बच्चों, तो समझ में आ गया, बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आ गई। तो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होगी, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर आपकी खत्म होगी ना, डिस्ट्रॉय होगी ना बच्चों, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर खत्म हो गई बच्चों, समझ में आया क्या। तो देखो बेटा आप क्या कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर
ब्रिटल इन नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो सुनो क्या कह रहे हैं अपन कि आयनिक जो कंपाउंड होना है बच्चों, है ना, इनके सिर्फ कौन से फॉर्मूले होते हैं? ओनली इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, या इसको सिंपल फॉर्मूला भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला या तो सिंपल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, जबकि एक बात बताओ बच्चों, अगर अपन कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, ठीक है ना, तो इनके बोथ इंपेरिकल, है ना, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लेते हैं कि नहीं लेते बच्चों? बोलो बच्चों, ऐसा लेते हैं बच्चों? अरे लेते हैं। अरे ये बात सबको समझ में आई? अब ये फॉर्मूले कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों सुनो, देखो इंपेरिकल क्या है, आप सुनिए बच्चों। जैसे देखो ये ग्लूकोज है बच्चों, तो ग्लूकोज के दो फॉर्मूले हैं बच्चों। देखो एक तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। बोलो बच्चों, ये तो इसका, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना बच्चों? एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, और अगर आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला देखो, देखो बेटा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? 1 2 1, क्या हो गया? ये हो गया बच्चों CH2O, हो गया बच्चों? अरे बात समझ में आ गई? बोलो, अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? अब मुझे क्या बताओ बच्चों, जैसे आपने ये लिखते हो बच्चों Ca+2O-2, आप इसके फॉर्मूले को ये लिखते हो या CaO लिखते हो? ऐसे लिखते हो क्या बच्चों? Ca2O2 या CaO, कौन सा लिखते हो? CaO लिखते हो ना? इसको सिंपल रेशियो में लाके करते हो ना? जैसे ये आपका 2O2 है, तो आप इसको ऐसा कर देते हो ना बच्चों, आप इसको ऐसे बोल देते हो, ये 1 और 1 हो गया, तो ये +1 और ये -1, ऐसा कर देते हो ना बच्चों? बोलो बच्चों, तो अब मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड का आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा? सिंपल वाला लिखा या मॉलिक्यूलर वाला लिखा? अरे आपने सिंपल रेशियो लेके सोल्व किया ना, तो इंपेरिकल लिखा ना बच्चों? अरे समझ में आ गया बच्चों? ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आइसोमेरिज्म, है ना? कोवलेंट कंपाउंड्स कैन रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म, ऐसे लिख देते हैं पूरा, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म, है ना? कैसे? जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास एक कंपाउंड है C2H6O, है ना बच्चों? अब देखो बेटा, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसमें एक तो ये बन सकता है बच्चों एल्कोहल, और एक ये बन सकता है बच्चों ईथर। बोलो बच्चों, अब ध्यान दो, आप दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सिमिलर है। देखिए दोनों में दो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन एक एल्कोहल है और 1 ईथर है। पता है क्या बच्चों? अरे है, बोलो। अब देखिए, बट आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट्स
आइसोमॉर्फिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आइसोमॉर्फिज्म, है ना। अब देखिए बेटा, ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझो। एक बात बताओ बच्चों, ये मॉर्फोलॉजी टर्म आप कहां पढ़ते हो? बोलो बच्चों, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी में पढ़ते हो ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब कुछ स्ट्रक्चर से होता है ना, कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की, लीफ की, है ना। आउटर स्ट्रक्चर पढ़ते हो बच्चों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही बात है ना। तो अब बताओ आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर, और क्या। तो अपन कह सकते हैं कि टू और मोर ionic compounds having similar crystal structure or similar configuration of their ions, है ना। केटाइन का केटाइन के सिमिलर एंड एनाइन का एनाइन के सिमिलर। अब बेटा इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक बात होता बच्चों, देखो सुनो, मैंने लिया एग्जांपल, एक लिया NaF और एक लिया मैंने MgO। इसको समझना बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, इनमें दोनों में देखो, ये Na+ है बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, और दूसरे का जो केटाइन है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ही हुआ ना। क्या दोनों के केटाइन का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है क्या बच्चों? बोलो, दोनों के केटाइन का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे है? अब आ जाओ बच्चों, देखो F-, इसका F- और ये है O-2 है बच्चों। क्या दोनों के एनाइन का कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा है? क्या दोनों के एनाइन का कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा है बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरह से देखो बेटा, सुनो, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं CaCl2 एंड K2S। देखो बच्चों, ये Ca+2 है, 288 है ना, और ये K+ है बच्चों, 288। बोलो, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है क्या दोनों के केटाइन का? बोलो बच्चों। और फिर देखो बच्चों, Cl- एंड S-2, इनके दोनों के एनाइन का कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं ये लेता हूं, ध्यान देना, ZnSO4.7H2O और FeSO4.7H2। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो ZnSO4.7H2O दिख रहा है आपको कुछ? देखो, दोनों में एक एक सल्फेट है, दोनों में 7 वाटर है, और अगर ध्यान दो तो देखो बच्चों, Zn+2 और Fe+2 आयंस भी एक ही जैसे हैं बच्चों। बोलो, अरे चार्ज एक जैसा है। क्या बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है ना। अब देखो बेटा, जैसे मैं ये लेता हूं, देखो K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O, ठीक है बच्चों। और एक देखो बेटा सुनो, K2SO4 Cr2SO4 की होल थ्राइस एंड डॉट 24H2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पोटास एलम, और इसको बोलते हैं बच्चों क्रोम एलम, बोलते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, क्या दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी दिख रही है आपको? दोनों की स्ट्रक्चर देखो, K2SO4 K2SO4 24H2O 24H2O। अब जो सेंटर में जो आयन है ना, वो अलग अलग है। देखो Al+3 एंड Cr+, लेकिन आयन पे चार्ज तो सिमिलर है ना बच्चों? आयन पे चार्ज तो सिमिलर है ना? बोलो बच्चों,
एकदम सिमिलर है बच्चों।